इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ये बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं। आंखों से हया चली गई है, इसलिए चश्मा लगा बैठे हैं। इन्हें लगता है कि काला चश्मा लगाने से कूल डूड दिखेंगे, लेकिन जुबान जहरीली हो तो सफेद कपड़े के पीछे कई काले धब्बे छुपे होते हैं। इन्होंने देश में गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को ठहराया है। हालांकि इन्होंने अपने बड़े नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातों को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद और संविधान के अनुच्छेद 142 को अदालतों के लिए न्यूक्लियर हथियार कहा था। जानकारों का मानना है कि दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर हमला नहीं किया है। इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और बाबा साहब के संविधान पर हमला किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को पावर किसी सरकार और व्यक्ति से नहीं मिलती है, बल्कि बाबा साहब के संविधान से उन्हें शक्ति मिलती है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का व्यक्तिगत बयान है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बोला है। लेकिन क्या नड्डा साहब बताएंगे कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसका कुछ व्यक्तिगत विचार भी होता है? जानकारों का मानना है कि निशिकांत दुबे के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सके। उन्हें इसके परिणाम पता हैं। बावजूद उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है तो उन्हें कहीं से तो पावर मिली होगी, क्योंकि अगर सचमुच बीजेपी इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती तो उन्हें पार्टी से कब का निलंबित कर दी होती। ये नहीं कहती कि उनका बयान व्यक्तिगत है। आप सोच कर देखिए, सत्ता में और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, जो खुद उस संविधान की वजह से आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये बीजेपी की तरफ से एक लिटमस पेपर टेस्ट था। उसने संविधान पर हमले की कोशिश का प्रयोग किया था, जो सफल साबित नहीं हुआ, लिहाजा बीजेपी को कंडेम करना पड़ा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हर जगह संविधान की बात और संविधान के आगे सर झुकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बयान नहीं आया। ऐसे वक्त में जब हर बड़े काम का श्रेय बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है, इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आती है। लेकिन जब लोकतंत्र और संविधान पर हमला उन्हीं के लोगों द्वारा किया जा रहा हो तो चुप हैं। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे
तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 अदालतों के लिए न्यूक्लियर हथियार है। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. दरअसल ये हमला उन भारत के सभी बुद्धिजीवी महान विभूतियों के बुद्धि विवेक पर हमला था जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत के लोग प्रशासन करने के लिए योग्य नहीं है। अगर उन्हें आजादी भी मिल जाती है तो प्रशासन नहीं कर पाएंगे और भारत बिखर जाएगा। आज अंग्रेजी सोच बीजेपी के नेताओं में दिखती है। उनका भी मानना है कि संविधान से देश की एकता अखंडता बरकरार नहीं रखी जा सकती है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। यदा कदा बीजेपी की यह मंशा जाहिर होती रहती है। ऐसी ही मंशा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी नजर आई थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। 400 से 240 पर आना पड़ा। और हालत यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जेडीयू और टीडीपी का मुंह देखना पड़ता है। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते। इसमें दलील दी जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो उस सजा को माफ कर दे। यानी यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति देश के संविधान से सर्वोपरि है और उसे सीजीआई निर्देशित नहीं कर सकते। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the Ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. दरअसल ये मामला तुल कहां से पकड़ा, पहले उसको समझ लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पास किए गए कई जरूरी बिल को रोक रखा था। स्टालिन सरकार के बार बार आग्रह पर भी उन बिलों को मंजूरी नहीं दी गई। इनमें से कई बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। दरअसल जानकार मानते हैं कि जब अटकाने और भटकाने की मंशा होती है तो इस प्रकार के हथकंडे राज्यपालों द्वारा अपनाए जाते हैं, जो आजकल आम चलन बन गया है। और बातें सबसे ज्यादा उन राज्यों से निकल कर आती हैं जहां विपक्ष शासित राज्य हैं। यहाँ राज्यपालों को एक हथकंडे की तरह केंद्र की मोदी सरकार उपयोग में ला रही है, वहां की राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए। ये तो इसके पीछे की मंशा रही। अब मुद्दे पर लौटते हैं। जब तमिलनाडु सरकार के बार बार आग्रह पर भी राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन जरूरी बिलों को मंजूरी नहीं दी तो स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यपालों के अधिकारों की सीमा तय कर दी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राज्यपाल का मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से ये सही बात नहीं है। राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए और उधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी और कहा कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे निर्देशित कर सकता है। उपराष्ट्रपति का यह बयान तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लागू करने से रोक दिया था और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि क्या आप हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को नियुक्त करेंगे। इसी फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया।
कि सीजेआई संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद का क्या काम, संसद को बंद कर देना चाहिए। हद तो तब हो गई जब निशिकांत दुबे संविधान की ही समीक्षा करने लगे और संविधान के प्रावधानों पर टिप्पणी करने लगे। दरअसल वो संविधान के प्रावधानों पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि वो बाबा साहब को कटघरे में खड़े कर रहे थे कि आपने संविधान को बीजेपी के मुताबिक नहीं बनाया। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बात से आहत है कि उसके द्वारा मनमाने तरीके से बनाए गए कानून पर सुप्रीम मोहर नहीं लग रही है। कई विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार न्यायपालिका पर भी कब्जे की कोशिश में है, क्योंकि विपक्ष को नकार ही चुकी है। अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। अगर कोई किसान, मजदूर और नौजवान आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाती है और उसके मनोबल को वहीं तोड़ दिया जाता है। देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। वाइस चांसलर की नियुक्ति आरएसएस के इशारे पर की जाती है। ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है और देश भर में घूमकर राहुल गांधी ये चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे हैं कि कैसे बीजेपी संगठित तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगी है। अब फिर आते हैं निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर। इन दोनों ने जिस तरीके से संविधान के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, इस पर बात होनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि बीजेपी और मोदी सरकार की मंशा है कि उसके द्वारा पास कानूनों पर बिना रोक टोक पास मान लिया जाए, इसमें जुडिशरी हस्तक्षेप न करे। लेकिन सवाल यह है कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार दिया है, उसी संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया है। अनुच्छेद 32 में लिखा है कि मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संसद और विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा तो वह अमान्य और अवैध घोषित होगा। ऐसे में कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? डियर उपराष्ट्रपति, क्या ये तय संसद करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? दूसरा सवाल, अगर किसी कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में विवाद पैदा होता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या संसद करेगी? सुप्रीम कोर्ट ही तो तय करेगा। तीसरा सवाल, मान लीजिए मोदी सरकार ने कोई कानून बनाया और विपक्ष इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता रहा, और हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो उस कानून को असंवैधानिक माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई कानून आधारभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या संसद करेगी? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे मौलिक अधिकारों और देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जा रहा है कि तुम चुप रहो। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन कोई कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, ये देखना तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी संविधान ने दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।